everybody, and namaste to all. Welcome to the YouTube channel Understanding Basics, जहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और अपनी क्लास 11th और 12th की जो बेसिक NCERTs है उनको कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो वीडियो एकदम एब्रप्ट तरीके से एंड हो गई, बट अब हम इस वीडियो में उसी लास्ट पोर्शन को जो हम कवर कर रहे थे वहीं से चीज़ें शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट वाला जो टॉपिक हम यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स था लेट्स डू इट वो कर रहे थे, और हमने 7th वाला जो हेडिंग है एक्सीडेंट की वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो हम अंडरस्टैंड ये कर रहे थे कि कैसे बीइंग एन अवेयर सिटीजन ऑफ दिस नेशन हमारी कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग जो नेक्स्ट ऑब्लिगेशन है वो अगर मान लो कोई जैसे कोई डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको आइडिया होता है कि हाँ आज के टाइम में डिजिटल फ्रॉड अवेयरनेस होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डिजिटल अरेस्ट का एक नया इशू है जो सोसाइटी को फेस करना पड़ रहा है, तो उसके बारे में हम अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर सकते हैं, है ना, ताकि वो डिजिटल फ्रॉड के केस में ना फंसे। तो दैट वी कैन डू। सिमिलरली मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हम अपनी सोसाइटी के जो मेंटल इश्यूज़ हैं, हर सेक्शंस के अलग अलग मेंटल इश्यूज़ हैं। विमेन के अलग मेंटल इश्यूज़ हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं। सिमिलरली आपके और हमारी जो एज है, जो यूथ है, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अलग है ना। सिमिलरली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके जो मेंटल हेल्थ है, उनके जो इश्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो हम किसी भी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो मेंटल इश्यूज़ वो फेस कर रही है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं ताकि हम अपनी सोसाइटी को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकें। सिमिलरली हम मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। ये आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है मोटिवेशन। तो हर किसी को किसी ना किसी फॉर्म ऑफ मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके। तो अगर आपके पास वो मोटिवेटिंग फैक्टर है कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, सो वी कैन ईजिली डू दैट, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि एटलीस्ट हमारे आसपास के लोग डीमोटिवेट किसी भी हालत में ना हो। अगर हम हैं तो मोटिवेट ज़रूर करें, ठीक है। अगर हम कर सकते हैं मोटिवेट तो हमें बिल्कुल अपने आसपास के जो लोग हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास कोई भी डीमोटिवेटेड व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी कैन इंश्योर दैट, एंड दीज आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस जो हम कर सकते हैं। अब ये पैराग्राफ पढ़ते हैं जो रेड कलर से हाईलाइटेड है। A good way to understand a political concept is to look for the instances where its accepted meaning is being questioned by the groups who feel that it does not take account of their needs and aspirations. तो किसी भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को अगर हमें समझना है तो हमें वो सर्टेन एग्जाम्पल्स को समझना पड़ेगा जहाँ पर जो एक्सेप्टेड मीनिंग है, जो हम एक्सेप्ट करके तो चल रहे हैं कि हाँ हमारे लिए तो ये मीनिंग है, लेकिन कुछ सर्टेन ग्रुप्स उस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं हमारे लिए ये मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये हमारी नीड्स और एस्पिरेशंस को फुलफिल ही नहीं करता है। तो इसको हम लोग इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे फुल एंड इक्वल मेंबरशिप में, कि ऐसे क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट है जिसका मीनिंग एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। अगर हम ये मानते हैं कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप होने का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री का कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के किसी भी कोने में रहकर काम कर सकता है, पढ़ सकता है, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस चीज़ में ना माने, है ना, वो किसी और चीज़ में विश्वास करते हो। तो इसी के बारे में हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके बारे में हम पूरी इस वीडियो में समझेंगे, वो है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ दिस आइडिया ऑफ द फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। अब इस चीज़ को पहले मैं समझा देती हूँ कि क्या है, फिर जा कर के हम जो पोर्शन हम लोगों ने हाईलाइट करे हैं उसको एक बार थोड़ा सा अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर लेंगे। सपोज करिए एक एग्जाम्पल, आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन आने वाली है, आप देखते हैं ओहो ट्रेन में तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है, बट आप कैसे भी कर करके घुस के अंदर चले जाते हो, और बाई चांस आपको एक सीट भी मिल जाती है। और वो सीट कैसे मिलती है, ऑलरेडी एक सीट है, मतलब उस सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बट आप बोलते हो भैया थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, तो कर लेता है व्यक्ति, है ना। तो क्या होता है कि जब आपको सीट मिल जाती है तो आप ये सोचते हो कि अब ट्रेन फटाफट चले, क्योंकि अगर और भीड़ होगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, लगता है कि नहीं, सच बताओ, हर किसी का पर्सपेक्टिव ऐसा ही होता है ना। क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि अब हम ये सोचते हैं, हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि हम अंदर आ गए हैं तो हम इनसाइडर हो गए हैं, और जो बाहर लोग बच गए हैं ना वो सब आउटसाइडर है।
अब ऑलरेडी ट्रेन में तो इतनी ज़्यादा जगह है नहीं कि हम एक और व्यक्ति को ले लें, क्योंकि फिर खड़े होना भी मुश्किल हो जाएगा, उतरना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का। तो आप उनको आउटसाइडर की कैटेगरी में मान लेते हो कि भाई ये आउटसाइडर्स हैं, जितने लोग बच गए हैं सब आउटसाइडर है, ये आने नहीं चाहिए ट्रेन में, है ना। जनरल पर्सपेक्टिव हम सभी का यही होता है। ये एक सर्टन एग्जाम्पल है, एक सर्टन मानसिकता है जो हम बताते हैं कि हाँ हमारी भी मानसिकता कहीं ना कहीं ऐसी ही है। हम चाहते हैं हमें तो सीट मिल जाए लेकिन बाकी लोगों को सीट ना मिले। हम चाहते हैं कि हमारे ट्रेन का जो डब्बा है वो खाली रहे और बाकी ट्रेन के डब्बे में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाए कि वहाँ पर मतलब सांस लेने तक की जगह ना रहे, है ना। ये जनरल पर्सपेक्टिव है। और ये पर्सपेक्टिव क्यों है, क्यों डेवलप होता है? क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। जैसे ट्रेन में सीट्स लिमिटेड होती है, बस में सीट्स लिमिटेड होती है, उसी तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज हैं, सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड होने की वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि हमें चीज़ें मिल जाए और दूसरों लोगों को चीज़ें ना मिले। एक जनरल ह्यूमन पर्सपेक्टिव है कि नहीं, है ना। अब इस चीज़ को यहाँ पर बुक में कैसे दिया हुआ है? इस चीज़ को यहाँ पर दिया हुआ है बुक में इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के ज़रिए। ये ज़रा एक बार इसको देखते हैं। एक बहुत ही फ़नी सा एक ये जो उन्होंने पिक्चर दिया है वो काफ़ी फ़नी है और उसमें मैंने अपना कमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे लोग तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लोग इनको ड्राइवर जी को क्या बोल रहे हैं, ड्राइवर जी बस अब और किसी को चढ़ने मत देना, क्योंकि भाई ऑलरेडी सीटें इतनी ज़्यादा फुल है, बस की छत तक लोग चढ़ चुके हैं, तो और अगर लोग आएंगे तो कहाँ जाएंगे फिर, है ना। तो ये सीन सेम टू सेम आप रिलेट उस चीज़ के उस मूवी से कर सकते हो। अगर आप में से कोई हेरा फेरी मूवी देख चुका हो, तो काफ़ी पुरानी मूवी है, मतलब वन ऑफ द फनीएस्ट मूवी है हम कह सकते हैं। तो हेरा फेरी में क्या हुआ था, हेरा फेरी में जो खड़क सिंह है, ठीक है, जो खड़क सिंह है, तो खड़क सिंह जब शाम के पास आता है, ठीक है, शाम के पास पैसे लेने आता है, तो फिर वो एक गाड़ी में बैठ कर आता है और गाड़ी में जैसे ही वो बैठता है, मतलब गाड़ी में ऑलरेडी 4-5 लोग बैठे हुए हैं, तो जब वो कोशिश करता है और बोलता है भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो एडजस्ट कर लो, तो जैसे ही वो बैठता है तो दूसरा व्यक्ति उस दूसरी तरफ से गाड़ी से नीचे गिर जाता है। जब वो दूसरा व्यक्ति कोशिश करता है बैठने की, तो फिर जो खड़क सिंह है वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि सीटें लिमिटेड है भाई, लिमिटेड व्यक्ति तो आएंगे, है ना। तो ये फनी टोन पर था, थोड़ा सा रिलेट और थोड़ा सा आपको रिजुविनेट करने की कोशिश करी गई थी। अब वापस टॉपिक पर आते हैं और इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसकी सीरियसनेस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक कितना सीरियस है और कितना ज़्यादा बड़ा इशू ये हमारी कंट्री में क्रिएट करता हुआ आया है अभी तक, उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर इस तरीके से समझेंगे, ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी, जो अनहाइलाइटेड पोर्शन है इसका। अब ग्रीन वाली एरिया को मैं पढ़ रही हूँ। अ डिविजन सोन डेवलप्स बिटवीन इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स विद आउटसाइडर्स बीइंग सीन एज थ्रेट। यही वही बात है, आउटसाइडर्स को आप थ्रेट के तौर पर देखने लगते हो कि भाई अगर ये आ गया तो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा, मेरे को हो सकता है अपनी सीट से उठना पड़े, हो सकता है फिर और ज़्यादा भीड़ हो जाए। ये क्या है, ये इस चीज़ को हम कहते हैं इनसाइडर आउटसाइडर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या कहते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को हम कहते हैं इनसाइडर एंड आउटसाइडर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये क्या है, किस तरीके से होता है इनसाइडर आउटसाइडर कॉम्प्लेक्स, फटाफट से पढ़ते हैं। हमें पता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। सो जॉब्स हो, चाहे मेडिकल केयर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, सारे लिमिटेड है कि नहीं है? बिल्कुल लिमिटेड है। और ये हर जगह पर लिमिटेड है। किसी शहर में चले जाओ, किसी रीजन में, किसी कंट्री में चले जाओ, सारी चीज़ें लिमिटेड है। लेकिन डिमांड क्या है ना, डिमांड अनलिमिटेड है। लोग बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। इसी की वजह से क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं कि हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। अब इसकी वजह से कुछ कुछ स्लोगन्स उठ के आते हैं। जैसे पहला स्लोगन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मुंबई फॉर मुंबईकर। मतलब जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं, जो मुंबई में पैदा हुए हैं, मुंबई केवल उन्हीं के लिए है। क्यों बाहर के लोग आ रहे हैं मुंबई में, ऐसा ये स्लोगन इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि मुंबई की रिसोर्सेस लिमिटेड है, मुंबई में जॉब्स लिमिटेड है, तो फिर भी बाकी भारत के लोग क्यों मुंबई में आकर के जॉब की तलाश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुंबई में केवल और केवल मुंबई में रहने वाले जो लोग हैं, जो वहाँ पर पैदा होने वाले जो लोग हैं, उनका अधिकार होना चाहिए। ये ऐसा इंडिकेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। सिमिलरली मैनी सच स्ट्रगल्स हैव टेकन प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। ये ऐसी बात नहीं है कि भाई भारत में ही ऐसी बात है, नहीं। अमेरिका फॉर अमेरिकन्स,
ये नारा बहुत ज़्यादा पुराना है। क्या इंडिकेट करता है अमेरिका फॉर अमेरिकन स्लोगन? ये इंडिकेट करता है अमेरिका के रिसोर्सेज, अमेरिका की जॉब्स लिमिटेड है और दूसरे कंट्रीज़ के इलीगल इमिग्रेंट्स और अदर इमिग्रेंट्स वहाँ पर आकर के अगर वहाँ से जॉब ले रहे हैं तो ये अमेरिका के लोगों के लिए खतरा है। इसीलिए अमेरिका में भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं एंड कुछ सर्टन कैटेगरीज ऑफ इमिग्रेंट्स, उनको थ्रेट के तौर पर देखा जाता है, उनको आउटसाइडर के तौर पर देखा जाता है। और अमेरिका के लोग क्या हो गए हैं? इनसाइडर हो गए हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम कहते हैं इनसाइडर आउटसाइडर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि हमने लोगों को डिवाइड कर दिया, तुम इनसाइडर हो, तुम आउटसाइडर हो, और इसकी वजह से लड़ाई हो रही है। ठीक है, सो दिस रेजेस क्वेश्चन, व्हाट फुल एंड इक्वल मेंबरशिप रियली मीन्स। तो फुल और इक्वल मेंबरशिप का रियली मतलब क्या है? अगर मुंबई मुंबई करके लिए है तो क्या यूपी जैसे राज्य से या जम्मू कश्मीर जैसे राज्य से कोई व्यक्ति मुंबई में काम नहीं कर सकता क्या? और अगर ये नहीं कर सकता तो फिर फुल और इक्वल मेंबरशिप का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ फिर फुल और इक्वल मेंबरशिप का? ठीक है, इसी के अंदर हम समझेंगे कि एक्चुअली में मतलब क्या है। इसमें दो क्वेश्चन यहाँ पर उठाए गए हैं। पहला क्वेश्चन, डज इट mean that citizens should enjoy equal rights and opportunities wherever in the country they may decide to live, study or work। क्या फुल और इक्वल मेंबरशिप का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि वो कहीं पर भी जा सकता है, वो कहीं पर भी पढ़ सकता है, वो कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर भी काम कर सकता है? क्या फुल और इक्वल मेंबरशिप में ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये क्वेश्चन कर रहा है। इसी क्वेश्चन को हम समझेंगे पूरे पैराग्राफ में। आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस टॉपिक में उसी को हम समझेंगे। दूसरा है, डज इट मीन दैट ऑल सिटीजन्स रिच और पुअर शुड एंजॉय सर्टेन बेसिक राइट्स एंड फैसिलिटीज़। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि कोई व्यक्ति गरीब हो चाहे फिर वो अमीर हो, दोनों को ही सर्टेन बेसिक राइट्स और फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए? क्या इसका मतलब ये भी होता है? ये भी क्वेश्चन है। और इन्हीं दो क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में हमें इन दोनों के आंसर मिले कि नहीं मिले। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप बाय फोकसिंग ऑन द फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है उसको एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है मार्टिन लूथर किंग का, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन पहले हम पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, फुल और इक्वल मेंबरशिप, फिर जा करके हम इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी एडिशंस मैंने यहाँ पर भी करे हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स जो हमें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करेगा, तो हम उसको भी समझेंगे। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, वन ऑफ द राइट्स ग्रांटेड टू सिटीजन्स इन आवर कंट्री एंड इन मेनी अदर इज़ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। है कि नहीं बताओ? आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे राइट्स मिले हैं, जिसमें एक राइट ये है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, कि हम भारत के नागरिक कहीं पर भी जा कर के भारत के किसी भी कंट्री में घूम सकते हैं। ऑफकोर्स रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि ट्राइबल एरियाज़ में इतनी ज़्यादा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, और अगर हमारे मूवमेंट से जनरल पब्लिक की हेल्थ या जनरल पब्लिक में जो ऑर्डर है वो अगर खतरे में पड़ रहा है तो भी हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। बट नॉर्मली हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम मूव कर सकते हैं अपनी पूरी कंट्री में। और ये मूवमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको ऐसे समझो, अपनी फैमिली में देखना ज़रा एक बार, ठीक है, अपने से रिलेट करना। आपकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो क्या वो अपने ही राज्य में काम कर रहा है? क्या वो दूसरे स्टेट में जा कर के काम नहीं कर रहा? सोचो उन लोगों के बारे में जो आपकी फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन अपने स्टेट की जगह पर वो या तो दिल्ली में या फिर पंजाब में, कहीं चंडीगढ़ के आसपास, कहीं जयपुर में काम कर रहे हैं, है ना, कहीं बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं। तो पैदा तो हम कहीं और होते हैं लेकिन काम हम कहीं और करते हैं कि नहीं? और अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि आप जहाँ पर पैदा हुए, आप जिस राज्य में पैदा हुए, आप वहीं पर काम करोगे, लेकिन वहाँ पर आपको काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फिर क्या होगा? इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना, ख़ास तौर पर लेबर के लिए। तो जो लेबर है वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते रहते हैं बार बार इस राज्य से उस राज्य में, जहाँ उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि उनके होम्स के पास, जहाँ जिस राज्य में वो रह रहे हैं ना, वहाँ पर उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, उनको नहीं मिल रही है। तभी तो कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर क्यों जाता है? घर छोड़कर या अपना गांव छोड़कर या शहर छोड़कर इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पर उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वो काम नहीं मिल रहा, मिल भी रहा है तो काम के पैसे सही तरीके से नहीं मिल रहे, लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको। हो सकता है उसके साथ वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, इसीलिए वो एक ऐसे शहर की तलाश में जाता है जहाँ पर उसको फेयर ट्रीटमेंट मिले,
जहाँ पर उसकी मेहनत की कमाई उसको मिले, है कि नहीं? ना कि उसको उसके जेंडर के आधार पर, उसके रिलीजन के आधार पर या उसकी कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाए। इसीलिए लेबर मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चीज़ है कि जो वर्कर्स होते हैं, दो प्रकार के वर्कर होते हैं। एक स्किल्ड वर्कर होता है और एक अनस्किल्ड वर्कर होता है, ठीक है। स्किल्ड वर्कर्स क्या है? स्किल्ड वर्कर का मतलब ये है जो जो प्रोफेशनली ट्रेंड है, ठीक है, जो ऐसे काम करता है जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग स्किल्स चाहिए, प्लानिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग चाहिए, इसके बाद साइंटिफिक थिंकिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो वो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। अनस्किल्ड क्या होता है? जो जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है, ठीक है, जिनके पास प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग जिनको नहीं मिली है। तो क्या हुआ है, अभी हमने देखा जैसे आईटी वर्कर्स हैं, ठीक है। आईटी वर्कर्स क्या है? आईटी वर्कर्स स्किल्ड वर्कर्स में आते हैं क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होती है, उनको ये पता है कि डेटा प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, सब कुछ उनको पता है, तो ये स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं। और स्किल्ड कैटेगरी में आने की वजह से, जैसे इंडिया के बारे में आपको पता ही होगा कि जो आईटी वर्कर्स है वो कहाँ जाते हैं। जो हमारा बेंगलुरु है उसको क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? क्यों? क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आईटी वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इर्रिस्पेक्टिव कि कोई इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, चाहे वो नोएडा का हो, चाहे वो चाहे वो यूपी के किसी गांव से आता हो, चाहे वो आसाम के किसी गांव से आता हो, चाहे वो अरुणाचल के किसी गांव से आता हो या शहर से आता हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन वो कोशिश क्या करेगा? जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल रही है वहाँ पर जाए। और बेंगलोर में अपॉर्चुनिटीज़ है इस पर्टिकुलर वर्कर के लिए, तो इसलिए वो वहाँ पर जाकर काम करते हैं। सिमिलरली केरला की जो नर्स है वो भी बहुत सारे एरियाज़ में, पूरी ऑल ओवर द कंट्री आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फिर उसके बाद यहाँ पर बुक में पर्टिकुलरली डिस्क्राइब किया गया है द बूमिंग बिल्डिंग इंडस्ट्री इन द टाउन अट्रैक्ट्स द वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सो डू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक रोड मेकिंग। कहीं पर भी रोड बन रही है तो क्या होगा? जहाँ जो अनस्किल्ड लेबरर्स है वो जा करके कोशिश करेंगे कि वहाँ पर उनको काम मिल जाए। कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है तो ईंट ढोनी है, ठीक है, सीमेंट का काम करना है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम करना है, ये सारे के सारे काम कुछ सेमी स्किल्ड और स्किल्ड इंडिविजुअल्स और साथ ही साथ कुछ अनस्किल्ड इंडिविजुअल्स के द्वारा करे जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पर व्यक्ति जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जॉब की ज़रूरत है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रीजनल डिस्पैरिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इतनी ज़्यादा माइग्रेशन क्यों हो रही है भारत में कि राजस्थान का व्यक्ति मिलेगा आपको हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद का कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जयपुर में। तो इतना ज़्यादा मूवमेंट क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह पर, हर राज्य में सेम नहीं है। किसी राज्य में के किसी शहर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो जिस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी अपने गांव में या अपने राज्य में नहीं मिल रही है वो माइग्रेट करने के लिए मजबूर हो जाएगा उस राज्य में या उस शहर में जहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ना। ये चीज़ है और ये चीज़ डिस्पैरिटी की वजह से है। भारत के कुछ शहर तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे गाँव हैं, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो पीछे हैं डेवलपमेंट की रेस में। और इसी की वजह से वहाँ के जनरेशन, वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ रहा है? माइग्रेट करना पड़ रहा है दूसरे राज्यों में। अब माइग्रेट तो कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइग्रेट करो, लेकिन दिक्कत आती क्यों है? दिक्कत आती है लोकल लोगों की वजह से, ठीक है। क्या दिक्कत आती है, क्यों दिक्कत आती है, उसको एक बार फटाफट से रीड करते हैं। Often resistance builds up among the local people against so many jobs going to the people from outside the area and sometimes even at lower wages. A demand may develop to restrict certain jobs to those people who belong to the state or those who know the local language. क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसे बोली जा रही है कि अगर किसी राज्य में दूसरे राज्य के लोग ज़्यादा आ गए हैं तो वहाँ पर रहने वाले जो लोकल लोग हैं वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगते हैं कि किसी दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य में क्यों आ रहे हैं, या किसी दूसरे शहर के लोग हमारे शहर में क्यों आ रहे हैं। और आ तो रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्यों आवाज़ उठाते हैं? क्योंकि उनकी जॉब्स चली जा रही है। जो जॉब मुंबई में रहने वाले व्यक्ति के लिए थी, अब वो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जोधपुर के रहने वाले व्यक्ति के द्वारा ले ली गई है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बंद करो लोगों को आना, ठीक है, लोगों को आने मत दो क्योंकि इसकी वजह से हमारी जॉब्स चली जाएगी, ऐसा ये कहते हैं।
और ये टॉपिक ही हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि जब हम फुल और इक्वल मेंबरशिप पढ़ रहे हैं तो कौन लोग हैं जो इस चीज़ पे एग्री नहीं करते कि हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ वर्क होना चाहिए। कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम क्योंकि इस धरती पर पैदा हुए या हम इस शहर में पैदा हुए तो पहला अधिकार इस राज्य पर या इस कंट्री में जो जॉब्स हैं उस पर, इस सिटी में जो जॉब्स है उस पर हमारा अधिकार पहले है, न कि किसी और राज्य के व्यक्ति का। यही लोग हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ से डिसएग्री करते हैं। तो हमें इन्हीं को समझना है कि इनके क्या आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि क्योंकि हम इस राज्य से आते हैं तो पहला अधिकार हमारा हमारा होना चाहिए इस पूरे राज्य में पाए जाने वाले रिसोर्सेज पर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर। और दूसरा कि हम यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस को भी जानते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर पले बड़े हैं, हम यहाँ की संस्कृति को भी जानते हैं, तो इसी की वजह से भी हमारा पहला अधिकार होना चाहिए, ऐसा लोग ये डिमांड करते हैं। कोई भी नेटिव सिटीज़न, नेटिव का मतलब क्या है, जो एक लोकल एरिया में पला बढ़ा है उसको हम नेटिव बोलेंगे, और वो लोग इस पर्टिकुलर प्रकार की डिमांड को मानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से हमने क्या ये चीज़ समझी कि ये जो पर्टिकुलर डिमांड उठाई जा रही है कि मुंबई फॉर मुंबईकर्स या महाराष्ट्र में कोई यूपी या बिहार के लोग नहीं आने चाहिए क्योंकि वो हमारी जॉब्स ले लेते हैं, इतना तक तो ठीक है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि आपको ही पहले प्रेफरेंस मिलना चाहिए, तो भी ठीक था। लेकिन इसकी वजह से ये चीज़ें यहीं तक तो नहीं रुकी ना, चीज़ें आगे भी बढ़ गई। कैसे आगे बढ़ी? रेजिस्टेंस कुड इवन टेक द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस अमंग द आउटसाइडर्स। वायलेंस तक होने लगा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे जहाँ पर लोगों के साथ वायलेंस होने लगा, मार पिटाई होने लगी। वहाँ की लोकल पार्टीज़ ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि हम किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को अपने राज्य में नहीं आने देंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि आर सच मूवमेंट्स एवर जस्टिफाइड? क्या वायलेंस करना, दूसरे व्यक्ति जो दूसरे राज्य से आता है उसके खिलाफ वायलेंस करना इसी बात के लिए क्योंकि वो आपके राज्य में आ रहा है और आपके यहाँ की जो जॉब्स है उसको ले रहा है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा एबल्ड होगा ना, वो ज़्यादा स्किल्ड होगा, क्योंकि जॉब ऐसे ही तो कोई किसी को दे नहीं देता, एक सर्टेन पैरामीटर्स हर कोई फिल करता है। तो अगर वो उस पैरामीटर को फिल कर पाया है तो क्या उसके खिलाफ वायलेंस करना जस्टिफाइड है? क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है। सोचो, आप दिमाग लगाओ। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए स्किल्ड हो और आप क्वालिफाइड हो, लेकिन आपको वहाँ जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि आप दूसरे राज्य के हो या दूसरे शहर के हो, कैसा लगेगा? लगेगा दुख, लगेगा कि भाई सरदार पटेल ने मोर देन 500 रियासतों को जोड़ करके एक भारत बनाया था और उस एक भारत में भारत के हम नागरिक हैं और हमें रिस्ट्रिक्शंस किया जा रहा है और राज्यों के आधार पर भेद किया जा रहा है हम लोगों में। तो फिर एक भारत की बात कैसे कह सकते हैं हम? आएगा ना दिमाग में ये चीज़ आएंगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया है और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में हमें ये भी है कि हम किसी भी राज्य में जा कर के काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन उठता है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ हमने अभी पढ़ी कि पहले मेरा अधिकार है क्योंकि मैं इस राज्य में हूँ, मैं इस लोकल लैंग्वेज को जानता हूँ, तो ये सारी चीज़ें सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन या नेटिविस्ट मूवमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये जो आइडिया है यहाँ पर सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन का और नेटिविस्ट मूवमेंट का, जो मैंने इस तरीके से सर्कल किया हुआ है, तो आप उसको और ज़्यादा जानने के लिए इस पर सर्च करिएगा। मोटी चीज़ें मैंने बता दी है, आप उस पर और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन सर्च अपॉन दैट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई इंडियन वर्कर कहीं दूसरी कंट्री में अगर उसको इल ट्रीट किया जाता है तो हम लोगों को क्या लगेगा? हम लोगों को लगेगा कि भाई ये गलत हुआ, हमारी कंट्री का सिटीज़न था और उसके साथ देखो सऊदी अरेबिया में ऐसे ऐसे वायलेंस हो गया है ना, ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई। बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर उनके लिए बुरा लग सकता है तो फिर हम अपने फेलो सिटीजन्स के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों उनके साथ वायलेंस कर रहे हैं? क्योंकि वो दूसरे सिटी या दूसरे राज्य से आते हैं। ये जस्टिफाइड है? आप खुद कमेंट में बताइए कि क्या ये चीज़ जस्टिफाइड है। अब एक चीज़ और आ जाती है यहाँ पर, एक पोर्शन और आ जाता है जो एक सर्टन डिबेट है। अब तक तो हमने डिबेट किसके बारे में पढ़ी? नेटिविस्ट मूवमेंट के बारे में हमने डिबेट पढ़ी। अब हम बात करेंगे स्किल्ड और अनस्किल्ड के बारे में, ठीक है। दो प्रकार के वर्कर हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, तो उनके बारे में हम चीज़ें पढ़ेंगे अब। तो कुछ लोगों को क्या विश्वास रखता है, इस पर भी डिबेट हो रही है। कुछ जो स्टेट्स है वो पता है क्या कहते हैं
Certain states may be even proud of their ability to attract the workers which are skilled and educated workers. कुछ लोग मानते हैं कि अगर हमारे राज्य में स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्किल को लेकर आएंगे, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हमारी राज्य में डेवलपमेंट करेंगे, हमारी राज्य की इकोनॉमी अच्छी होगी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। इसीलिए वो क्या चाहते हैं, स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स को अपने यहाँ पर चाहते हैं। ठीक है, जैसे आईटी वर्कर्स कर्नाटका की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सो स्टेट्स क्या होते हैं, कभी कभी स्टेट्स फिर बहुत ज़्यादा प्राउड भी होते हैं कि देखो हमारे राज्य में तो इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग आते हैं, और कोई भी कंट्री में कितना भी एजुकेटेड व्यक्ति हो वो कोशिश ज़रूर करता है कि हमारे राज्य में आए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेगी। कुछ लोग ऐसे प्राउड भी करते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से उठ जाता है कि जब जॉब्स स्कैर्स हो जाती है किसी भी रीजन में, तो लोकल रेजिडेंट क्या कहते हैं, लोकल रेजिडेंट कहते हैं कि भाई बाहर से जो आउटसाइडर्स आए हैं उनकी वजह से हमारे लिए जॉब को एक्वायर करना बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। ठीक है, वो इस तरीके से कंप्लेन भी करते हैं। सो फिर से यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, डज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इंक्लूड्स द राइट टू लिव और वर्क इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री? तो क्या यहाँ पर जो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो इंक्लूड करता है राइट टू लिव और वर्क इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री? क्या ये इंक्लूड करता है? बताइए ज़रा, आप सोचिए इस चीज़ पर। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि हम किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव कि हम स्किल्ड है या अनस्किल्ड है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए ये चीज़। तो ये चीज़ होनी चाहिए, एंड इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये चीज़ देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर बहुत सारे जजमेंट्स दिए हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पर नहीं किया जा सकता कि वो किसी राज्य से है, एंड यू कांट रिस्ट्रिक्ट एनी इंडिविजुअल विच इज़ बिलोंगिंग टू एनी स्टेट ऑफ इंडिया just because you feel that your jobs are being taken away by that individual. You can't restrict their movement because freedom of movement is a part of fundamental right. और फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, और उन्होंने बार बार इस चीज़ के ऊपर जजमेंट्स दिए हैं। ठीक है, अब इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कि ठीक है, अलग अलग डिबेट्स हैं, हर लोगों की अलग अलग राय हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर उसी चीज़ को थोड़ा सा और एक नेक्स्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, जो मैंने चीज़ पहले भी बताई कि पुअर माइग्रेंट्स होते हैं और स्किल्ड माइग्रेंट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, फॉर एग्जांपल जब भी ऐसा होता है ना कि मुंबई में अगर मान लो कोई पुअर माइग्रेंट आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से कोई पुअर माइग्रेंट आ रहा है, तो लोग उसको देख करके अपना नेगेटिव पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि देखो यहाँ पर ये लोग काम करने के लिए आ गए हैं। ठीक है, अपने यहाँ पर राज्य में तो काम नहीं मिला तो हमारे यहाँ पर आ गए, हमारे लोगों के काम छीनेंगे। पुअर माइग्रेंट्स के प्रति ऐसा नेगेटिव पर्सपेक्टिव, और जो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं उनके प्रति पॉजिटिव पर्सपेक्टिव और ज़्यादा बुला रहे हैं कि भाई जितने भी एजुकेटेड यूथ्स हैं पूरी कंट्री के, आओ हमारे राज्य में, हमारे शहर में आओ और हमारे यहाँ पर आकर काम करो। तो ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन क्यों है? क्योंकि कोई स्किल्ड है और कोई अनस्किल्ड है और कोई पुअर है, इसकी वजह से, है ना। तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है, whether poor and the unskilled worker should have that same right to live and work anywhere in the country as do the skilled workers? आप खुद सोच करके बताओ, सोच करके रिफ्लेक्ट करो इस चीज़ पर, थोड़ा सा सोचो। क्या ये चीज़ जस्टिफाइड हो जाएगी भारत में किसी एक सिटीज़न के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन इसलिए कर रहे हैं, या उनका जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है हम इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि बिकॉज यू आर पुअर एंड यू आर अनस्किल्ड? देन व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ फुल एंड इक्वल सिटीजनशिप इन इंडिया? क्योंकि फुल और इक्वल सिटीजनशिप तो ये कहती है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस यू विल बी गिवन द सेम राइट्स एज द अदर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड के बेसिस पर भेदभाव क्यों? क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर, और यही क्वेश्चन यहाँ पर उठाया भी गया है। तो ये क्या है? इतने सारे जो हमने डिबेट्स पढ़े, आपको भी लग रहा होगा यार चक्कर आ गए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ लिए, दीदी ने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। रुको भाई, दिमाग नहीं घुमाना है, समराइज़ भी करेंगे हम चीज़ों को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी क्या है? सर्टन डिबेट्स हैं। ठीक है, ये सर्टन डिबेट्स हैं। और स्टार्टिंग में याद करो जब हमने चैप्टर शुरू करा था, सिटीजनशिप का इंट्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था और दो बच्चों के बारे में बात करी थी, और उसके अंदर जो उसके नीचे जो इंट्रोडक्शन लिखा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि सिटीजनशिप का जो आइडिया है, फुल एंड इक्वल सिटीजनशिप, हर कोई उस पर अलग पर्सपेक्टिव रख रहा है और वो डिबेट करे जा रहे हैं हमारी कंट्री में।
द इशूज़ विच बीइंग डिबेटेड इन द कंट्री टुडे रिगार्डिंग फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ ऑल द सिटीजन्स, यही वो सारे इशूज़ हैं कि क्या नेटिव्स को पहला अधिकार मिलना चाहिए अपनी रिसोर्सेज पर और वहाँ की जॉब्स पर। क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम किसी के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? क्या हमें लोगों का जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, क्या उसका मतलब ये भी है कि वो कहीं भी रहे, कहीं भी पढ़े, वो भारत के नागरिक हैं और उनको पूरा अधिकार ये है करने का? क्या हमें डिस्टिंक्शन करना चाहिए स्किल्ड और अनस्किल्ड पर? नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमने क्या करा है, ये डिबेट्स क्यों उठ रही है? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं ऐसा, कुछ अपने पर्सपेक्टिव रखते हैं। क्योंकि देखो, पर्सपेक्टिव रखने का अधिकार हर किसी का है ना। ये बात अलग है कि हम एग्री करें उस पर्सपेक्टिव से या नहीं, वो हमारी चॉइस है। लेकिन पर्सपेक्टिव रखने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार तो सभी को है। इसीलिए डिबेट करी जा रही है। क्योंकि कुछ लोग अपनी डिमांड रखते हैं कि नहीं, अगर हम मुंबई से हैं तो फिर हमारा अधिकार पहले होना चाहिए मुंबई की रिसोर्सेज पर और जॉब्स पर। और कुछ लोग इस तरीके से भी मानते हैं कि हम अपने राज्य में तो जो पुअर माइग्रेंट्स हैं उनको नहीं आने देंगे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं और ऐसा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार प्रोटेक्शन में आता है और लोगों के राइट्स को बचाता है और बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फुल और इक्वल सिटीजनशिप का मतलब है कि आपके पास फुल फ्रीडम है कंट्री के किसी भी पार्ट में रहने का, काम करने का, पढ़ने का। आपके साथ डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा इफ़ यू आर अ पुअर एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ठीक है, तो इतनी बात तो हमने समझ ली। अब इतनी सारी चीज़ें समझ ली, अब हम फटाफट से आगे की और बढ़ते हैं। तो क्या हुआ है, ये सारे डिस्प्यूट्स हैं, लगातार सोसाइटी में डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है ना। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, डिस्प्यूट्स में समटाइम्स अराइज इवन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, है ना। डिस्प्यूट्स अराइज होती रहती है। आपका और मेरा ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकती है, डिबेट हो सकता है आपके और मेरे बीच में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं ज़बरदस्ती अपने ओपिनियंस को आपके ऊपर थोपूँ। आई रिस्पेक्ट योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऐसे ही आपको मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी डिस्प्यूट्स लगातार चलते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि डिस्प्यूट्स का मतलब ये तो नहीं ना कि हम वायलेंस करने लगे, हम लोगों को पीटने लगे, लोगों को मारने लगे। तरीका होता है, एक तरीका होता है जिससे हम अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। हाउ कैन सच डिस्प्यूट्स बी रिजॉल्व देन? कैसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें? सो वो जो तरीका है वो है डेमोक्रेटिक तरीका। डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है तो डेमोक्रेटिक तरीका अपनाना पड़ेगा। क्यों तरीका अपनाना पड़ेगा डेमोक्रेटिक? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं। ठीक है, हमारी ऑब्लिगेशन है। याद करो कि हमने स्टार्टिंग में ऑब्लिगेशन भी पढ़ी है सिटीजनशिप में। बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारी कुछ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और उसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आती है कि अगर हमारा कोई भी डिबेट है तो हम उसको बहुत पीसफुल तरीके से रखेंगे। अगर हमारा कोई पर्सपेक्टिव है, पीसफुल तरीके से रखेंगे। और अगर हम राइट टू प्रोटेस्ट को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, तो उसको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से, पीसफुल तरीके से रखेंगे। उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो द राइट टू प्रोटेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ गारंटीड टू सिटीजन्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड कि प्रोटेस्ट डज नॉट हार्म द लाइफ और प्रॉपर्टी ऑफ अदर पीपल और द स्टेट। है ना, किसी भी स्टेट ना तो स्टेट की प्रॉपर्टी को हार्म करे, ना ही दूसरों लोगों की प्रॉपर्टी और लाइफ को हार्म करे, तभी जा करके आपको राइट टू प्रोटेस्ट है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट को समझ रहे हैं कि क्या क्या डेमोक्रेटिक मेथड्स हैं। पहला है डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, आप इकट्ठा हो सकते हो, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, आपको पोस्टर्स वगैरह लाने हैं, जो भी जिस तरीके से प्रोटेस्ट करना आप करिए। मीडिया को यूज़ करिए, मीडिया के पास जाइए, बताइए अपनी कंप्लेंट्स कि आप क्या चाहते हैं, आपके साथ कैसे इनजस्टिस हुआ, या फिर आपका पर्सपेक्टिव क्या है सिटीजनशिप के बारे में, बताइए। आप खुले तरीके से बताइए, है ना। तो वो भी हो सकता है यूजिंग द मीडिया। तीसरा तरीका क्या है यहाँ पर? तीसरा तरीका यहाँ पर आता है अपीलिंग द पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपील करिए कि वो आए, आपके आइडियाज़ को सुने, आपके पर्सपेक्टिव्स को सुने। और एक और तरीका, सबसे फाइनल तरीका, कोर्ट के पास जाओ। ठीक है, अप्रोच द कोर्ट। तो ये भी तरीका होता है। अब यहाँ पर ये जो मैंने रेड कलर का जो टेक्स्ट लिखा है वो क्या कहता है कि चाहे डिबेट हो या डिस्प्यूट हो, डिबेट्स और डिस्प्यूट शुड बी सेटल्ड बाय डिस्कशंस एंड नेगोशिएशंस। कैसे करेंगे? डिस्कशंस के जरिए करेंगे, नेगोशिएट करके करेंगे। दस अडॉप्टिंग फोर्स और वायलेंस इज नॉट जस्टिफाइड इन एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी।
वायलेंस किसी भी तरीके से नहीं करना और ना ही किसी को फोर्स करना है, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी प्रकार की फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना और ना वायलेंस करना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो हमें दूसरे लोगों का जो फ्रीडम है उसको भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं तो हमें अपनी ड्यूटीज़ को भी फोकस करना पड़ेगा कि हमारी भी कुछ सर्टेन ड्यूटीज़ हैं। अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ तो हम लोगों ने समझ ली। अब हम डिस्प्यूट्स को समझेंगे कि भारत में सोसाइटी में कौन कौन से डिस्प्यूट्स किस किस टाइम पर अराइज हुए। जैसे मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, फटाफट से एक बार इनको समझते हैं। इससे क्या होगा ना, इससे आपका जो थिंकिंग है वो ब्रॉडर होगा। केवल आप टेक्स्ट के इर्द गिर्द ही नहीं घूमोगे, बट आप नई एग्जाम्पल्स को पढ़ोगे जो आपको नहीं पता थे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है डैम ऑन नर्मदा वर्सेस राइट ऑफ ट्राइबल्स। ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था। नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा था, ट्राइबल्स के जो राइट्स थे वो अफेक्ट हो रहे थे। उनकी लैंड चली जा रही थी वहाँ से। तो फिर क्या हुआ, फुल और इक्वल सिटीजनशिप ऑफ ट्राइबल्स कहीं ना कहीं खतरे में आया, क्योंकि उनके राइट्स तो छीने जा रहे थे। तो उन लोगों ने तरीका क्या अपनाया, नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करना। उन्होंने प्रोटेस्ट इस तरीके से नहीं करा कि हम आग लगा देंगे या हम जला देंगे प्रॉपर्टी को या हम कुछ और कर देंगे जिसकी वजह से जो सोसाइटी है, जो कंट्री है, उसको नुकसान पहुंचे। कुछ भी वो तरीका अपनाया नहीं। सिस्टमैटिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, गांधी जी के नॉन वायलेंट तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट करा। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा, राम जन्मभूमि केस अगर हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्प्यूट हुआ इस चीज़ पर। लेकिन इसमें क्या किया, हमने तरीका अपनाया सुप्रीम कोर्ट का, कि हम कोर्ट के ज़रिए जाएंगे। अगर दो कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो कोर्ट के ज़रिए चीज़ें सॉल्व करी गई। डिस्प्यूट था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ रिजॉल्व करी। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट। तो फार्मर्स को जब ये लगता है कि उनकी पॉवर्टी कभी दूर ही नहीं होगी और उनको लगेगा कि वो कभी भारत के जो बाकी प्रिविलेज सिटीजन्स हैं उनके जैसे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस वैसी अटेन नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी जो एमएसपी की डिमांड है वो मानी जाए, उसको बढ़ाया जाए, एमएसपी को बढ़ाया जाए, हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन हो। तो इसकी वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं। रिसेंटली जब 3 फार्म बिल्स आए थे ड्यूरिंग 2019 एंड 20, शायद 20 में थे, तो उस टाइम जो उन्होंने प्रोटेस्ट करा। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर बार बार बताया जा रहा है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हमें डेमोक्रेटिक तरीके से ही अपना प्रोटेस्ट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जब भी हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं। तो हमारे पास जब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो 2 तरीके हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। या तो वो मैटर खुद रिजॉल्व कर ले, या फिर वो गवर्नमेंट को बोल दे कि भाई देखो गवर्नमेंट, ये मैटर आप रिजॉल्व करिए। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसको कैसे समझना होगा। 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। पहला LGBTQ केस, दूसरा मणिपुर वायलेंस का केस है। LGBTQ केस क्या है कि अभी रिसेंटली एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट जजमेंट दिया था, रिसेंट तो नहीं बट लास्ट ईयर जजमेंट दिया था कि राइट टू मैरी टू LGBTQ इज़ नॉट समथिंग जो लीगलाइज कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपको ये चीज़ लीगलाइज करवानी है, राइट टू मैरिज, तो आप पार्लियामेंट के ज़रिए करवाओ, क्योंकि लॉ बनाना होगा उसके लिए। और लॉ कौन बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो मैटर LGBT केस का राइट टू मैरिज पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया। तो ये एक तरीका है सुप्रीम कोर्ट के पास। दूसरा तरीका क्या है, जब मणिपुर में इतना ज़्यादा बुरा वायलेंस हो रहा था कि वहाँ मणिपुर की गवर्नमेंट तक उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने वो मैटर अपने हाथ में लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई जिसका नाम है जस्टिस गीता मित्तल कमेटी। ठीक है, जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने क्या किया, उनकी जिम्मेदारी बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर कमेटी की जिम्मेदारी बनाई गई कि मणिपुर में आप ये इंश्योर करोगे कि जितना भी रिलीफ वर्क हो रहा है, जितना भी प्रोटेक्शन वगैरह काम हो रहा है, मॉनिटरिंग वगैरह काम हो रही है, आप उसको देखोगे और आप इंश्योर करोगे कि वहाँ पर सारे काम सिस्टमैटिक तरीके से हो, क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है वहाँ की। ये तरीका होता है करने का। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हो ना कि दीदी आप इतना एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हो। इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें जाए कि चीज़ें कैसे होती है सिस्टमैटिक तरीके से। केवल बुकिश नॉलेज तक हमें सीमित नहीं रखना अपने आप को, छोटे मोटी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा भी पढ़नी है, इंटरेस्ट भी बनता है चीज़ों में और हमें लगता भी है कि हाँ भाई मैंने आज एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ी, मज़ा आया पढ़ के, ऐसी चीज़ जानी जो मुझे पता ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट 2 तरीके से केसेस को हैंडल कर सकता है। पहला, या तो वो खुद रिजॉल्व कर ले,
या फिर वो अपनी कमेटी बना दे या वो गवर्नमेंट को दे दे, ठीक है, वो चीज़ हम लोगों को समझनी है। और मेरी पूरी वीडियो का पर्सपेक्टिव ये है कि आपको सोचने पर मजबूर किया जाए, आपको लगे कि हाँ हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखी, वरना सिंपली मैं रीड करके और सिंपल मीनिंग जो आप खुद समझ सकते हो अगर आप रीड करोगे तो फिर वो भी मैं करके जा सकती हूँ। बट मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर है कि जो मेरी एक्वायर्ड नॉलेज है मैं वो आपको दूँ, तभी तो कुछ फ़ायदा है मेरी इतनी एनर्जी का और मेरे इतने एक्सपीरियंस का, तभी तो कुछ फ़ायदा है ना। फ़ायदा होना चाहिए, आपकी नॉलेज में इन्हांसमेंट आना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव वो है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो क्या है, वो ये है कि इट मे बी अ स्लो प्रोसेस बट वेरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस आर समटाइम्स पॉसिबल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाना, केसेस पता है बहुत सारे पेंडिंग है, स्लो प्रोसेस ज़रूर होगा, देखो कोई डाउट नहीं है, बट सक्सेस की चांसेस पॉसिबल होती है, तभी तो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारी फाइनल लाइन है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये हमारी फाइनल लाइन है, और इससे हम अपनी सारी डिबेट्स जो फुल एंड इक्वल मेंबरशिप की है उसको कंक्लूड करेंगे, और आज की जो टॉपिक है उसको हम कंक्लूड करेंगे कि guiding principle of providing full and equal membership to all citizens is kept in mind, then it should be possible to arrive at an acceptable solution to the problems that may arise from time to time in a society. अगर guiding principle of providing full and equal membership अगर हम ध्यान में रखेंगे तभी जा कर के ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी कि हम एक ऐसा सोल्यूशन माने जो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम समय समय पर हर टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, नई नई प्रॉब्लम, नई नई डिमांड्स, इश्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास फुल और इक्वल मेंबरशिप है। फुल और इक्वल मेंबरशिप का ध्यान रखने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे साथ अगर इनजस्टिस हो रहा है तो हम जस्टिस के लिए डिमांड करें, लेकिन अगर हम दूसरों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं तो हमें झांकना पड़ेगा अपने अंदर की हमारी राइट्स भी हैं तो ड्यूटीज़ भी हैं। हम अपने सिटीज़न टू सिटीज़न के ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, और अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रख लेंगे तो हम किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, और इससे सोसाइटी की डिस्प्यूट्स को पीसफुल नेगोशिएटेड तरीके से हम रिजॉल्व कर सकेंगे। अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट सच डिस्प्यूट्स शुड बी सेटल्ड बाय नेगोशिएशन एंड डिस्कशन रादर देन बाय फोर्स, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजनशिप। ये क्या है, ये है वन ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेमोक्रेटिक नेशन में हम रहते हैं तो हमें नेगोशिएशन करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, वायलेंस तरीका नहीं हो सकता। क्यों, ये हमारी ऑब्लिगेशन है सिटीजनशिप की, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन भी है कि हम कंट्री की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करेंगे, उसको जलाएंगे नहीं, उसको आग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे खिलाफ कोई जजमेंट आ गया या हमारे खिलाफ कोई पॉलिसी आ गई गवर्नमेंट की जो हमें पसंद नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सिटीजनशिप ये बोलती है कि अगर आप राइट्स मांगने आते हो ना तो साथ में ड्यूटीज़ लेकर के भी जाओ। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने समझी। अब हमें क्या करना है, अब एक और बॉक्स आ गया है लेट्स थिंक का, तो इससे पहले समराइज़ कर लें अगर हम कि हमने पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर क्या समझने की कोशिश करी है। पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर जो फुल और इक्वल मेंबरशिप है उसके अंदर हमने ये समझने की कोशिश करी इनसाइडर आउटसाइडर कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन यहाँ पर ये समझना है कि क्या फुल और इक्वल मेंबरशिप का मतलब ये है कि हमें पूरा अधिकार है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, कि हम किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, किसी भी कंट्री के तो नहीं बट अपनी कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, है ना, पूरा अधिकार है, ये हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ली कि सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन क्या है, नेटिविस्ट मूवमेंट क्या है, हमने समझा कि डिबेट्स क्या हो रही है, फुल और इक्वल मेंबरशिप पर डिबेट्स क्या हो रही है, क्यों कुछ सर्टन सेक्शंस बोल रहे हैं कि हमारा अधिकार पहले होना चाहिए, क्यों कुछ सर्टन सेक्शंस कह रहे हैं कि नहीं स्किल्ड वर्कर्स पहले आने चाहिए, अनस्किल्ड नहीं आने चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या ये चीज़ जस्टिफाइड है कि नहीं जस्टिफाइड है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है ना। वो चीज़ हम लोगों ने समझी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है हर कोई बराबर है, हर कोई इंडिया का सिटीज़न है, और डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता, और हर किसी को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रेसिडेंस है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तो ये मोटी मोटी डिबेट्स हम लोगों ने समझी कि फुल और इक्वल सिटीजनशिप के बारे में डिबेट्स क्या है। अब यहाँ पर यही जो हमने टॉपिक पढ़ा है ना उसी के बारे में है, ये आप सोच करके बताइएगा, मैं बस थोड़ा मोड़ा अपना पर्सपेक्टिव दे दूंगी। एग्जामिन द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड ऑक्यूपेशन थ्रू आउट द कंट्री फॉर सिटीजन्स। ये चीज़ अभी हमने पढ़ी है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के फॉर में जो आर्ग्यूमेंट है वो दीजिए, क्यों ज़रूरी है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड ऑक्यूपेशन, और दूसरी बड़ी बात क्या है कि इसके अगेंस्ट में दीजिए, इसके अगेंस्ट में कौन बोलेगा, वही जो डिबेट कर रहे हैं कि हम अगर इस सिटी के सिटीजन्स हैं या इस सिटी के रेजिडेंट्स हैं तो हमारा अधिकार पहले होना चाहिए,
और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बाकी सभी का नहीं होना चाहिए, क्यों दूसरे लोग हमारे राज्य में आ रहे हैं या हमारे शहर में आ रहे हैं, तो वो इसके अगेंस्ट में हो जाएंगे, है ना। मोटे मोटे तौर पर यही डिबेट है। सेकंड क्वेश्चन आता है, शुड द लॉन्ग टर्म इनहेबिटेंट्स ऑफ ए रीजन एंजॉय द प्रेफरेंसेस फॉर जॉब्स एंड फैसिलिटीज़। ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो अभी हमने पूरा डिबेट इसी के बारे में पढ़ा है। थर्ड वाला जो है, should states be allowed to fix quotas for admissions to professional colleges for students who do not belong to the state। तो क्या अगर कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति आना चाहता है किसी दूसरे राज्य में, तो क्या उसके लिए एक सर्टन परसेंटेज फिक्स होना चाहिए, एक सर्टन कोटा फिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अगर हम कोटा फिक्स करते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे वो चीज़, हम कैसे इतने सारे राज्यों के लिए कोटा फिक्स कर देंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर भी ये उठता है। आप कमेंट करके बताओ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो छोटे मोटे कार्टून्स हैं, इट इज़ जस्ट फॉर फन एंड आई थिंक ये सिंपल सी चीज़ है। आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे, ये चीज़ आप भी पढ़ सकते हो और आप समझ भी सकते हो, बहुत आसान है। केवल इसमें ये बताया गया है कि अगर इमिग्रेंट वर्कर्स बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई या इन सब जगह पर नहीं जाएंगे, तो फिर कैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए अपना काम करना, अपनी लाइफ को सस्टेन करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कितना ज़्यादा बर्डनसम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे काम उन्हें खुद करने पड़ेंगे, पहले जो माइग्रेंट वर्कर्स कर दिया करते थे। इसलिए माइग्रेंट वर्कर्स की इंपॉर्टेंस इन शहरों में या बड़े शहरों में ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ है, आप खुद रीड कर लेना एक बार। अब हम चलते हैं अमेरिका। अब बोलोगे कि दीदी ऐसे अमेरिका कैसे जा सकते हैं, और कुछ लोगों ने हो सकता है मे बी बैग भी पैक कर लिया, चलो अमेरिका चलते हैं। अरे रुको भाई, अमेरिका चलते हैं का मतलब अमेरिका की केस स्टडी को समझते हैं, ठीक है। तो अमेरिका में कौन आया, अमेरिका में आई है सिविल राइट्स मूवमेंट। कब आई है, 1950 में। और हम लोग इस पूरे टॉपिक को समझेंगे कि कौन थे मार्टिन लूथर किंग, क्या किया उन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट में, और कैसे अमेरिका में इक्वालिटी को स्थापित करने के लिए, फुल और इक्वल मेंबरशिप के आइडिया को स्थापित करने के लिए उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया, ठीक है। सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स अंडरस्टैंड। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आराम से एकदम मज़ेदार कहानी के तौर पर समझिएगा। तो 1950 में क्या हुआ, मैं केवल जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको आपको एक्सप्लेन करती चलती हूँ, ठीक है। 1950 में क्या हुआ, 1950 में अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट्स हुई, सिविल राइट मूवमेंट्स हुई। किसने करी, ब्लैक्स ने करी। किसके खिलाफ, वाइट्स के खिलाफ। अमेरिका में जो सदर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए थे उसके खिलाफ ब्लैक्स ने वाइट पॉपुलेशन के खिलाफ एक स्ट्रगल करी, जिस स्ट्रगल का नाम आता है सिविल राइट्स। अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि सिविल राइट्स क्या होते हैं, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, फ्रीडम हो गया, है ना। ये सारे राइट्स हमारे किस में आते हैं, सिविल राइट्स में आते हैं। अच्छा, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि वो सिविल राइट्स मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मतलब पक्का कहीं ना कहीं उनको ये जो सिविल राइट्स है वो मिलते नहीं होंगे। जी हाँ, नहीं मिला करते थे। अच्छा, तो क्यों नहीं मिला करते थे, इसीलिए था क्योंकि सदर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए, देखो कंप्लीटली यूएसए नहीं, मैं बात करूँ सदर्न स्टेट्स, ठीक है। तो जो दक्षिण राज्य है अमेरिका के, वहाँ पर एक सर्टन प्रैक्टिस हुआ करती थी, सर्टन लॉज हुआ करते थे जिसको कहा जाता है सेग्रीगेशन लॉज। सेग्रीगेशन लॉज क्या होते हैं, सेग्रीगेशन लॉज की वजह से अमेरिकन सोसाइटी में ब्लैक पीपल को जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है उनको डिनाई कर दिया जाता था, नहीं दिए जाते थे उन लोगों को। किस लॉ के अंतर्गत, सेग्रीगेशन लॉ के अंतर्गत। ठीक रिकॉल करो, कंपेयर करो उसको एपार्थाइड रिजीम में। एपार्थाइड रिजीम में वाइट माइनॉरिटी ने ब्लैक्स के साथ क्या किया था, लॉज के द्वारा ही उनके राइट्स छीन लिए गए थे, उनको राइट्स ही नहीं दिए गए थे। सेम टू सेम चीज़ अमेरिका में जो ब्लैक्स है उनके साथ में भी हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ, कौन कौन सी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस करी गई यूएसए में, तो जैसे हमने साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस देखी, तो वहाँ पर वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी होती है। These laws created the separate areas for colored and white people in various civic amenities, रेलवेज, बस में, थिएटर में, हाउसिंग में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में। हर जगह पर क्या हो रहा है, हर जगह पर सेपरेट एरियाज, ये वाइट के लिए, ये ब्लैक के लिए। अगर बस है तो बस में आगे बैठेंगे वाइट्स, पीछे बैठेंगे ब्लैक्स। और रोज़ा लग्जमबर्ग एक ब्लैक विमेन थी, वो गलती से वाइट्स की सीट पर बैठ गई थी एक बार, तो पता है उनको क्या किया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, जस्ट बिकॉज एक ब्लैक वुमेन एक वाइट की रिजर्व सीट्स पर बैठ गई है, ठीक है। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर हो रहा था। अब यहाँ पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो लीडर उठेंगे, नेल्सन मंडेला उठे, तो यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग उठे। तो मार्टिन लूथर किंग, ही वॉज अ ब्लैक लीडर ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट दीज लॉज, सेग्रीगेशन लॉज के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। और उन्होंने, उनकी पर्सनालिटी के बारे में खास बात ये थी, वो बहुत अच्छे ओरेटर थे, बहुत अच्छे स्पीकर थे, बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट दिया करते थे, इतने बढ़िया आर्ग्यूमेंट कि लोग मतलब मेस्मराइज हो जाए,
ठीक है। तो किसी भी लीडर की एक स्ट्रेंथ होती है, और ज़्यादातर लीडर्स में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो बहुत अच्छे स्पीकर थे। इतने अच्छे स्पीकर की पब्लिक अटेंशन ग्रैब करना उनके लिए चुटकी की बात हुआ करती थी। ठीक है। तो उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने भी अपनी ओरेटरी स्किल्स का इस्तेमाल करा, अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, और आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग प्रकार से दिए। आर्ग्यूमेंट्स किसके खिलाफ दे? आर्ग्यूमेंट्स दिए कि जो सेग्रीगेशन लॉज है वो क्यों नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो सेग्रीगेशन लॉज है वो क्यों नहीं होने चाहिए, उसके खिलाफ एक सर्टन सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने दिए। अब वो क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, लेट अस क्विकली स्टडी देम एंड अंडरस्टैंड देम, तो जा करके हमें चीज़ें क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट था वो था द टर्म्स ऑफ सेल्फ वर्थ एंड डिग्निटी, एवरी ह्यूमन पर्सन इन द वर्ल्ड इज इक्वल रिगार्डलेस ऑफ द वंस रेस एंड कलर। कितना सिंपल है, हर इंडिविजुअल किसी भी रेस का हो, किसी भी कलर का हो, है तो ह्यूमन ना। और अगर ह्यूमन है तो क्या उसका एक सेल्फ वर्थ नहीं है? क्या उसकी एक डिग्निटी नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर डिग्निटी है तो ये सेग्रीगेशन क्यों है फिर? क्यों सेग्रीगेशन है? ये क्वेश्चन उठाया मार्टिन लूथर किंग ने। दूसरा क्वेश्चन क्या उठाया कि अगर सेग्रीगेशन प्रैक्टिस किया जाता है तो ये एक सोशल लेप्रोसी है ऑन द बॉडी पॉलिटिक। बॉडी पॉलिटिक का मतलब अमेरिकन स्टेट के ऊपर एक सोशल लेप्रोसी है। लेप्रोसी का मतलब क्या होता है? लेप्रोसी एक बहुत अलग अजीब प्रकार का एक डिजीज़ होता है, जिससे जिस व्यक्ति को ये डिजीज़ हो जाता है ना, तो उसके हाथ पैर की जो उंगलियां हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, और वो सही तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ नहीं कर पाता। इसको कंपैरिजन किया गया अमेरिका में प्रैक्टिस होने वाले सेग्रीगेशन लॉ से। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जब सेग्रीगेशन लॉज हो रहा है, ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके पास सिविल राइट्स नहीं है, तो क्या हुआ? ब्लैक्स तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई ना अपनी सोसाइटी में, कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाई किसी भी तरीके से। ब्लैक्स को तो अलग कर दिया गया, वाइट्स को अलग कर दिया गया सदर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए में। इसीलिए वो सोशल लेप्रोसी है, क्योंकि आधे समाज के लोग जो काम कर सकते थे समाज के बेटरमेंट के लिए, कंट्रीब्यूट कर सकते थे, उनको आपने रोक दिया। और लेप्रोसी क्या करता है? व्यक्ति को काम करने से ही तो रोकता है, उसके अंग को खराब करके, हाथ और पैर की उंगलियों को खराब करके व्यक्ति काम ही नहीं कर पाएगा। ये सोशल लेप्रोसी है। इसीलिए बिकॉज इट इन्फ्लिक्ट्स द डीप साइकोलॉजिकल वाउंड्स ऑन द पीपल हु सफ़र एज ए रिजल्ट ऑफ सच लॉज। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल वाउंड्स देता है। अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर कुछ समय के बाद उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाए तो भी उसके बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा कि एक टाइम पर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। वो उस पर्टिकुलर चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा बसा करके रखेगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसकी वजह से सोशल लेप्रोसी हम इसको बोलते हैं कि इट इज़ लाइक अ सोशल लेप्रोसी ऑन द बॉडी पॉलिटिक, बिकॉज इट इन्फ्लिक्ट्स द डीप साइकोलॉजिकल वाउंड्स ऑन द पीपल हु सफ़र एज ए रिजल्ट ऑफ सच लॉज। किंग ने क्या बोला? ये दो आर्ग्यूमेंट दे दिए, ठीक है। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या दिया? उन्होंने बोला देखो सेग्रीगेशन लॉज है, ठीक है, कर लो, लोगों को सेग्रीगेट कर लो, डिस्क्रिमिनेट कर लो, लेकिन इट इज़ गोइंग टू डिमिनिश द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द वाइट कम्युनिटी एज वेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपकी खुद की लाइफ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप उसको भी ख़राब कर रहे हो। अब आप क्वेश्चन करोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वाइट्स तो सब कुछ एंजॉय कर रहे थे, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे ख़राब हो सकती है? रीज़न दिया हुआ है। पहला रीज़न दिया हुआ है, वाइट कम्युनिटी डिड नॉट अलाउड द ब्लैक पीपल टू एंटर सम ऑफ द कम्युनिटी पार्क। ठीक है, कुछ कम्युनिटी पार्क्स में जब ब्लैक्स को अलाउ नहीं किया गया तो क्या करा उन्होंने? वाइट कम्युनिटी ने अपने कम्युनिटी पार्क्स को ही बंद कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोर्ट ने उनको बोला था कि भाई ब्लैक्स को भी आने दो, तो कोर्ट की बात तो मानी नहीं उन्होंने, उन्होंने पार्क को ही बंद कर दिया। अब जब पार्क को बंद कर दिया तो कम्युनिटी पार्क्स में ना विमेन जा सकती वाइट्स की, ना बच्चे जा सकते हैं। क्या हुआ? उन बच्चों का, उन विमेन का, या जो भी लोग कम्युनिटी पार्क्स में जाया करते थे, उन लोगों का भी तो राइट अफेक्ट हुआ, उन लोगों की क्वालिटी अफेक्ट हुई कि नहीं हुई? हुई ना। इसीलिए बोला गया कि तुम्हारी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से तुम्हारे ऊपर भी अफेक्ट हो रहा है। इसको ऐसे समझो, अगर आप किसी को मारते हो ना तो आपके दिमाग में भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं? साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आप गुस्सा करते हो पहले आपका दिमाग ख़राब होता है, आपके दिमाग में नेगेटिविटी आती है, तब जा करके वो गुस्सा निकलता है। इसीलिए बोला जाता है कि किसी के साथ बुरा मत करो, बुरा करने से पहले आप पहले खुद के साथ बुरा कर रहे हो, इसीलिए। ठीक है, वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी आती है। Similarly, some baseball teams had to be disbanded as the authorities did not want to accept the black players. ब्लैक प्लेयर्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, बेसबॉल टीम्स को क्या करा गया? डिसबैंड कर दिया गया। मतलब कुछ वाइट लोग जो खेल सकते थे
अगर उनमें कुछ ब्लैक इंडिविजुअल्स भी आ जाते वो टीम पूरी हो सकती थी, लेकिन टीम पूरी नहीं होने दी क्योंकि ब्लैक्स को अलाउ ही नहीं करना है। तो क्या हुआ, वो जो बेचारे वाइट लोग थे जो पार्टिसिपेट कर सकते थे, इतनी मेहनत करके आए थे, ट्रेनिंग लेकर के आए थे, वो भी बेसबॉल कॉम्पिटिशन में पार्ट ही नहीं ले पाए। ये चीज़ हुई, ठीक है। इसकी वजह से भी वाइट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। तीसरा क्या हुआ कि जो कॉपरेशन होना चाहिए ना किसी भी कम्युनिटी में, वो नहीं हो पाया। ब्लैक्स और वाइट रहते तो एक एरिया में थे, लेकिन कॉपरेशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एक तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा था। तो अगर किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ आप डिस्क्रिमिनेट करोगे तो वो आपके साथ कॉपरेट करेगा क्या? बताओ ज़रा, नहीं करेगा ना। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी आती है कि किसी व्यक्ति के साथ अगर ये चीज़ें होंगी तो वो एक तरीके से कॉपरेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। और जब कोई कॉपरेट नहीं करेगा तो क्या होगा, किसको नुकसान है? अगर एक घर में 2 मेंबर रह रहे हैं, वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, पूरे घर को नुकसान होगा। सेम टू सेम अगर 2 कम्युनिटी एक साथ एक कंट्री में रह रही है, कॉपरेट नहीं कर रही है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ती जा रही है और सिटीज़न टू सिटीज़न रिलेशन अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? कंट्री को नुकसान होगा, अमेरिका को नुकसान होगा। यही बोला गया है। तो देख रहे हो कितने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। ये चीज़ होती है, ये इंपॉर्टेंस होती है अपनी ऑडिटरी स्किल्स को डेवलप करना, अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ को, अपनी सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता को डेवलप करना। और ये आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप बोलने की कोशिश करोगे, समझने सोचने की कोशिश करोगे, बियॉन्ड द बुक्स जाने की थोड़ी सी कोशिश करोगे, उतना ही आप नॉलेजेबल पर्सन बनोगे, उतने ही ज़्यादा आप एक कॉन्फिडेंस में आओगे कि हाँ, अब मैं बोल सकता हूँ, किसी भी चीज़ पर अपनी बात रख सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर क्या समझना है कि मेथड क्या था, मार्टिन लूथर किंग का मेथड क्या था। ये सारी जितनी भी चीज़ें उन्होंने करी है, बहुत सिंपल सा मेथड था, पीसफुल और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। गांधी जी वाला मेथड, सेम टू सेम गांधी जी वाला मेथड। ठीक है। लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि वन ऑफ द स्पीचेस ही सेड, वी मस्ट नॉट अलाउ आर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। देखो बात क्या करी उन्होंने, सेम टू सेम वही चीज़ बात करी है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम वायलेंस करना शुरू कर दें। यही सेम टू सेम चीज़ उन्होंने बोली कि हम किसी भी तरीके से अपने जो क्रिएटिव प्रोटेस्ट है, क्रिएटिव प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं इक्वालिटी की और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, उसको हमें फिजिकल वायलेंस में डिजनरेट नहीं होने देना। वायलेंस करेंगे तो गवर्नमेंट हमें वायलेंस देगी, बदले में हमें मारेगी और हमारा जो नॉन वायलेंस स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाएगा। इतनी ज़्यादा सुंदर कहानी है मार्टिन लूथर किंग की। ठीक है। उनकी एक बहुत अच्छी स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम, आप ज़रूर पढ़िएगा। ये वीडियो ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा रीड करिए, बहुत सुंदर स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम कि मैं एक ऐसी कंट्री में रहूँगा जहाँ पर मेरे बच्चे और वाइट के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ इसी तरीके से उन्होंने एक बहुत सुंदर स्पीच दी है। तो यू कैन रीड दैट, यू कैन रीड एंड हैव ए लुक ऑन दैट। तो इस तरीके से जो हमारे आज का जो टॉपिक था, जो सिलेबस था, जो हमें इस वीडियो में कवर करना था, यहाँ तक का पोर्शन वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्वल राइट्स और बाकी फर्दर टॉपिक्स को करेंगे। सो कैसा लगा? मज़ा आया है ना? इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ, आज नई चीज़ें सीखी और कुछ और नॉलेज इन्हांसमेंट हुआ। सबसे ज़्यादा बेसिक बात ये है ना? सो अगर आपको ये मेहनत पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर करिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड इसी तरीके से बस मन लगा करके पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है हंसते रहिए और दूसरे लोगों को भी हंसाते रहिए। सो थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई ओपिनियन एंड लिसनिंग टू व्हाट आई वांट टू से। इस वीडियो के ज़रिए जो भी मेरे एक्सपीरियंस थे जो भी मेरा एक्वायर्ड नॉलेज था वो मैंने आपके साथ शेयर करा और इसी तरीके से मैं आगे आने वाली फर्दर नॉलेज में भी शेयर करती रहूँगी। एंड डू शो योर लव एंड सपोर्ट टू दिस चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। और इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे और आगे पढ़ते रहेंगे और एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है। थैंक यू।